आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। इसको हम रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहते हैं। इसको हम रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम कितना CO2 लिबरेट किए, रिलीज किए, गिव आउट किए, निकाले, उसको कितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम किए थे उससे डिवाइड कर देते हैं। उसी के रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं। वही चीज़ मैंने लिखा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के टाइम में आप कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किए, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किए और कितना CO2 लिबरेट हुआ, रिलीज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या रेस्पिरेशन रेशियो भी कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम बता रहे हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को फॉर्मूला के तौर पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। अब इसका कैलकुलेशन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरह से है, इट मे बी इक्वल टू यूनिटी, यानी इसका वैल्यू RQ जो है ये 1 होगा। RQ क्या होगा? 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, और जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया। तो ये एज ए प्रोडक्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया, वाटर दिया, एनर्जी दिया। अब इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हम इसका RQ वैल्यू निकालेंगे तो सपोज 6 लीटर CO2 लिबरेट हुआ, 6 लीटर ऑक्सीजन लिया गया था, तो दोनों चूंकि इक्वल है इसलिए वैल्यू 1 आ गया। ये कंडीशन तब आता है जब हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट को एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे कंडीशन में रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 आता है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 आता है। तो नेक्स्ट है RQ लेस देन 1। RQ लेस देन 1 मीन्स RQ इज लेस देन 1। तो इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, रिएक्शन लिए हैं, और रिएक्शन के बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए हैं। रिएक्शन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे C57H104O6, ये एक फैट मॉलिक्यूल है जिसको हम ट्रायोलीन कहते हैं। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए 80 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया गया, तो जिसमें 57 CO2 निकला। इट मीन्स इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हुआ। इस इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन को जब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो RQ वैल्यू 0.7 आ गया। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है ट्राइपाल्मिटीन। ट्राइपाल्मिटीन का ये फॉर्मूला है C51H98O6। इसका 2 मॉलिक्यूल लिया। 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद इसको जब हमने ब्रेक डाउन किया तो 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और ये क्या दिया कि 102 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया, प्लस उधर एनर्जी दिया। तो जब इसका कैलकुलेशन किए तो हम इसका वैल्यू आ गया 0.7। यानी फैट्स का जो RQ वैल्यू होता है वो 0.7, 0.71 यही होता है।
तो ये लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 दो कंडीशन में होता है, चाहे तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स होगा या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, फैट्स का 0.71 एंड प्रोटीन का 0.7 to 0.9। ये बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है, ये चीज ऑब्जर्व किया जा सकता है कास्टर के और रैप सीड के जर्मिनेशन पर। जब जर्मिनेशन इन दोनों सीड का होता है तो उस कंडीशन में ये चीज देखा जाता है। तीसरा है RQ मोर देन 1, RQ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, RQ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये C2H2O2 जो कि ऑक्जेलिक एसिड है, इस दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को हमने ऑक्सीजन में जब तोड़ा तो इसका 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकला। जब इसको हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गया 4। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है मैलिक एसिड का C4H6O5, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया। तो जब इसको तोड़ा तो यहां पर वैल्यू आ गया 1.3। थर्ड एग्जाम्पल मैंने सक्सिनिक एसिड का लिया है। थर्ड एग्जाम्पल मैंने किसका लिया है? सक्सिनिक एसिड का। तो ये जो सक्सिनिक एसिड है ये है C4H6O4 प्लस 7O2। जब इसको ब्रेक डाउन किया तो यहां पर हो गया ये, यानी ऑर्गेनिक एसिड जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा ऐसे कंडीशन में RQ वैल्यू मोर देन 1 होगा। RQ वैल्यू मोर देन 1 होगा। RQ वैल्यू क्या होगा? मोर देन 1 होगा। अब RQ वैल्यू इक्वल्स टू इंफिनिटी। RQ इक्वल्स टू क्या हो गया? इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो खाली ऑक्सीजन को मैंने 0 वॉल्यूम ले लिया है, इसको 2 तो 2/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में RQ वैल्यू 0 होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ वैल्यू 0 होता है, ये इंफिनिटी होता है। सॉरी, RQ वैल्यू इंफिनिटी होता है क्योंकि लेने वाला कोई है नहीं और बटवा दौलत जो है 2 रुपया है, तो ये 2 रुपया किसको देगा? तो इसीलिए इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। RQ वैल्यू 0 तो ये उस कंडीशन में होता है जब ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, CO2 बनता है, लेकिन वो बनने वाला CO2 या बना हुआ CO2 सेल से लिबरेट नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है। वो CO2 वहीं पर रुक करके फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। इस कंडीशन में RQ वैल्यू 0 होगा, जो मैंने यहां पर लिखा है। O2 is consumed, produced CO2 is not liberated but consumed in photosynthesis during daytime। ये सकुलेंट प्लांट में होता है, ओपनशिया प्लांट में होता है, जो कि प्रोड्यूस्ड CO2 को लिबरेट करने के बजाय फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। अब यहां पर मैं कुछ RQ वैल्यू लिखा हूं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है RQ वैल्यू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये RQ वैल्यू जो है इसके बाद फिर तब RQ वैल्यू के सिग्निफिकेंस के बारे में पता चलेगा। RQ वैल्यू ऑफ कार्निवोर्स 6.75, RQ वैल्यू ऑफ ओमनिवोर्स 0.8, RQ वैल्यू ऑफ हर्बीवोर्स 0.96, ऑल आर लेस देन 1, ऑल आर लेस देन 1। RQ वैल्यू ऑफ मिक्स्ड डाइट इज 0.85, RQ वैल्यू ऑफ स्टार्व पर्सन इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये सेल के प्रोटीन को यूटिलाइज कर लेता है, ये सेल के प्रोटीन को यूटिलाइज करता है, बिकॉज प्रोटीन ऑफ द बॉडी इज यूटिलाइज्ड। RQ ऑफ जर्मिनेटिंग सीड इज मोर देन 1। क्यों? क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड में पहले फर्स्ट
एनारोबिक कंडीशन होता है, फिर एरोबिक कंडीशन होता है, इसीलिए आरक्यू वैल्यू इसका मोर देन 1 होता है। अब इतनी बातें जान लेने के बाद अब हम what is the importance of RQ value, why we will study RQ value, हम क्यों इसको खाली कंप्शन के लिए नहीं क्यों करेंगे। तो पहला, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हमने ऊपर कहा कि एरोबिक कंडीशन में ये होगा, एनारोबिक कंडीशन में ये होगा, तो RQ वैल्यू देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, वेदर aerobic respiration, whether anaerobic respiration. Next, information about type of respiratory substrate. जी, इससे पहले जो आपने पढ़ा कि ये ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू वैल्यू ये है, ओमनिवोर्स का ये है, हर्बीवोर्स का ये है, कार्निवोर्स का ये है, मिक्स डाइट का ये है। तो ये क्या कहते हैं कि इससे पता चल जाता है आरक्यू वैल्यू देख करके कि किस तरह का सबस्ट्रेट यूज हुआ है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल और स्टारवेशन कंडीशंस। जी, स्टार्ट पर्सन का आरक्यू वैल्यू अभी हमने लिखा, नॉर्मल पर्सन का भी हमने लिखा, नॉर्मल रेस्पिरेशन का या नॉर्मल न्यूट्रिशन का, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये किस टाइप का है। इंफॉर्मेशन अबाउट फूड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फैट्स का फोटोसिंथेसिस या फैट्स कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू फैट्स, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ये इंफॉर्मेशन अबाउट फूड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी देता है। कौन? ये ठीक। तो अ मिक्सचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर यूज्ड, मतलब प्योर फैट्स, प्योर प्रोटीन्स नहीं यूज किया जाता है, ऑलवेज मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है। या फिर आगे मैंने लिखा है प्योर फैट्स और प्रोटीन्स आर रेयरली यूज्ड। It has great importance in identifying the metabolic adaptation found in organism. It has great importance in identifying the metabolic adaptation found in organism. जैसा कि आपने ऊपर बताया क्या कि आरक्यू वैल्यू जो है देख करके आपने पता लगा दिया कि ये हर्बीवोरस एनिमल है, ये कार्निवोरस एनिमल है, ये ओमनिवोरस एनिमल है। ये एडेप्टेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड किए हैं, एनर्जी इफिशियंसी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का इफिशियंसी है वो क्या है, वो देखिए। पहले इस रिएक्शन को गौर कीजिए, एडीपी प्लस पीआई इक्वल्स टू एटीपी, यानी फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो इस फॉस्फोराइलेशन में यानी एक एटीपी बनने में 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी लगा। यानी 1 molecule of ATP traps 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी, 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी। तो इनमें ही मैंने लिखा है एनर्जी ट्रैप्ड बाय 1 ATP इक्वल टू 8.1 किलो कैलोरी। तो अगर 36 ATP बनता है तो कितना एनर्जी ट्रैप हुआ? 291.6 किलो कैलोरी एनर्जी, 291.6 किलो कैलोरी एनर्जी। इस रिएक्शन में देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 ये रिएक्शन है। तो यहां पर 1 molecule ऑफ ग्लूकोज कंटेन 686 किलो कैलोरी एनर्जी ऑन कंप्लीट कॉम्बिनेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इतनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में होता है। तो इफिशियंसी कितनी हुई? तो 291.6 निकला है, टोटल एनर्जी इतनी है, इसको परसेंटेज निकाल दिया तो 42.5% आया। लेकिन अगर 38 एटीपी मॉलिक्यूल है तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय 307.8 किलो कैलोरी एनर्जी, देन द इफिशियंसी इज 44.86 किलो कैलोरी एनर्जी। I hope that this lecture will be very useful to you, will be liked by you, shared by you, subscribed by you. Thank you. Prepare notes.